आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आप बच्चों को जानकर अति खुशी होगी कि आपका सीईटी का रिजल्ट आ चुका है। और जिन बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया, अच्छे स्कोर प्राप्त किए जिन बच्चों ने, वो बच्चे अपनी रेगुलर तैयारी कर लें। आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर अपने लाइनमैन की, एसए की, डब्ल्यूपीओ की काफी खासी मात्रा में भर्ती आएगी। लाइनमैन की कम से कम 3 से 4 हजार पोस्टें आपके लिए आएगी। जिस बच्चे का भी सीईटी क्वालिफाई है, जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे के 50 नंबर बन रहे हैं और रिजर्व कैटेगरी में जिन बच्चों ने 40 का स्कोर किया है, वो बच्चे क्या अपनी तैयारी शुरू कर दें। और आने वाले समय में आपको लाइनमैन, डब्ल्यूपीओ ऐसे अच्छी मात्रा में आपकी भर्तियां आएगी। तो अभी से आप अपनी रेगुलर तैयारी शुरू कर दें। और हम आशा करते हैं कि इस बार सभी बच्चों का क्या हो, सिलेक्शन हो। जो बच्चा अच्छे से तैयारी करेगा उस बच्चे का इस बार सिलेक्शन पक्का है। तो हम यही दुआ करते हैं कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमने आप बच्चों के लिए YouTube के ऊपर फ्री में थ्योरी की क्लासें और उसके बाद हर चैप्टर की एमसीक्यू क्लास हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम आप बच्चों के लिए मॉक टेस्ट YouTube के ऊपर करवाएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आप बच्चों के लिए 70 तो टेक्निकल के क्वेश्चन और 20 हरियाणा जी के क्वेश्चन, टोटल 90 क्वेश्चन की हम क्या करेंगे, आप बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाएंगे। और कम से कम 25 से 30 प्रैक्टिस सेट आप बच्चों को देंगे। अगर आप वो बच्चे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको उन प्रैक्टिस सेट के अंदर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज हमारा चैप्टर है उत्पादन केंद्र। बिजली कैसे पैदा की जाती है, हमारे द्वारा किन किन उत्पादन केंद्रों में और कौन से उत्पादन केंद्र का प्रयोग करके हम बिजली का उत्पादन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिंग सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे उत्पादन, जनरेशन। तो आज हमारी उसकी क्लास नंबर 1 है उत्पादन की। उत्पादन, जनरेटिंग। ये क्या होता है, जहां हमारी बिजली पैदा की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। भारत के अंदर अलग अलग माध्यम से अलग अलग प्रकार से बिजली पैदा की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिंग स्टेशन बोलते हैं या उत्पादन केंद्र बोलते हैं। तो उत्पादन केंद्र में जब हमारी वोल्टेज को हम पैदा करते हैं तो हमारे मैक्सिमम जो वोल्टेज पैदा की जाती है लगभग हर एक स्टेशन के ऊपर वो 11 केवी की होती है। कई एक दो जगह पे 33 केवी का उत्पादन होता है, लेकिन इससे अधिक उत्पादन हम नहीं कर सकते। इससे अधिक उत्पादन करने से हमारे क्या होती हुई जो लाइन होती है उसमें हमारी क्या हुई, इंसुलेशन की समस्या आती है। इसलिए जो हम उत्पादन करते हैं अधिकतर हमारा किसके ऊपर उत्पादन होता है, 11 केवी के ऊपर ही उत्पादन होता है। तो हमारे पास उसके लिए क्या क्या साइकिल अपनाए जाते हैं उत्पादन के लिए, तो हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले ये हमारे पास क्या होता है, उत्पादन केंद्र है। उत्पादन केंद्र है, यहां से हमारी क्या होगी, बिजली पैदा की जाती है। इसको फिर हम क्या करते हैं भाई, ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा क्या करते हैं, बिजली घरों में भेजते हैं या रिसीविंग स्टेशन के अंदर भेजते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, यहाँ से जो हमारी उत्पादन होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 11 केवी, 11,000 वोल्टेज पैदा की जाती है। इस 11,000 वोल्टेज को जब हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, तो इसमें हमारी क्या हो जाती है, हानियां हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस 11,000 केवी को, 11,000 वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 400 केवी, 765 केवी के अंदर क्या कर लेते हैं, स्टेप अप कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर की सहायता से। तो इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या लगा होता है, ये हमारा लगा होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ये क्या करता है, ये जो हमारी 11 केवी की सप्लाई है इसको क्या कर देगा, आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं, इसको 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी,
यहां तक हम इसको क्या कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर की द्वारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की सहायता से इसको क्या कर लेते हैं, स्टेप अप कर लेते हैं। इसके बाद फिर हमारी ये सप्लाई आती है आगे। यहां आने के बाद हमारी ये इस लाइन को जो बोला जाता है, ये हमारी होती है प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन। इसके बाद यहां पे हमारा क्या लगा होता है, फिर यहां आने के बाद हम क्या लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं। यहां पे हमारा क्या लगा होता है, इसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। और ये जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, ये हमारे पास होता है स्टेप डाउन। यहाँ पे हमारे पास कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है, स्टेप डाउन। यहां से जो उत्पादन किया हमने 33 kV या 66 kV को 11 kV में हमने क्या कर लिया, स्टेप डाउन कर लिया। और ये सप्लाई हमारी पहुंच गई कहां पे, यहाँ पे हमारे पास कितनी थी, स्टेप अप जो वोल्टेज थी हमारे पास कितनी थी, 132 kV को हमने किस में बदल लिया है, इस 132 kV सप्लाई को हमने 33 kV में स्टेप डाउन कर लिया ट्रांसफॉर्मर की सहायता से। इसकी सहायता से, ट्रांसफॉर्मर की सहायता से। ये हमारी जो होती लाइन, ये हमारे पास होती है द्वितीयक ट्रांसमिशन। ये हमारे पास कौन सी होती है, द्वितीयक ट्रांसमिशन लाइन होती है। यहां पे हमारे पास ये आ गया, हमारे पास रिसीविंग स्टेशन। यहां पे हमने क्या कर ली, बिजली प्राप्त कर ली, रिसीविंग स्टेशन। तो इस रिसीविंग स्टेशन के अंदर जो सप्लाई आती है वो हमारे पास कितने केवी आती है, 33 केवी आती है। कितनी केवी आती है, 33 केवी। फिर इस 33 केवी को हम क्या करते हैं, इस 33 केवी को हम बेचते हैं बिजली घरों के अंदर। किसके अंदर बेचते हैं, सब स्टेशनों के अंदर बेचते हैं इसको। किसके अंदर बेचते हैं, सब स्टेशन के अंदर। तो यहां से हम स्थिति, ये हमारा क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, इस 33 केवी सप्लाई को 33 केवी को किसमें बदल देगा, 11 केवी के अंदर बदल देगा। यहां से जो हमारी सप्लाई आएगी इसको हम बोलते हैं प्राथमिक वितरण। क्या बोलते हैं, प्राथमिक वितरण बोलते हैं। यहां से फिर ये सप्लाई हमारे किसके अंदर आ जाएगी, ये सप्लाई आएगी हमारे सब स्टेशन के अंदर। कहां पहुंच जाएगी सप्लाई, सब स्टेशन के अंदर ये सप्लाई हमारी पहुंच जाएगी। यहां से सब स्टेशन से फिर हमारी सप्लाई क्या करेगी, एक साइड से हमारे पास किसके पास चली जाएगी, औद्योगिक क्षेत्र के लिए। किसके लिए चली जाएगी, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, या औद्योगिक जो कंज्यूमर उनके लिए। दूसरी फिर हमारी किसके पास आएगी, यहां पे फिर हमारे क्या लगा होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और लगा होता है। क्या लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यहां से फिर ये जो सप्लाई आती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है द्वितीयक वितरण। क्या बोला जाता है, द्वितीयक वितरण बोला जाता है इसको। ये हमारा क्या है, द्वितीयक वितरण। तो यहां से ये जो सप्लाई पहुंचती है ये हमारी क्या होती है, ये हमारी 11 केवी से 440 या 220 वोल्टेज। और ये कहां आती है, ये आती है उपभोक्ता के पास। इसके पास आती है उपभोक्ता के पास, कंज्यूमर के पास। तो ये हमारा क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन से जो हमारी सप्लाई पहुंचती है उसका ये सारा हमारा क्या है, एक डायग्राम हमने बनाया है कैसे सप्लाई हमारी पहुंचती है।
ये इसका हमारा क्या है डायग्राम, एक छोटा सा, जो हम क्या करते हैं 11 केवी के ऊपर सप्लाई पैदा करते हैं, फिर इसको ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप करके 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी या 765 केवी, आवश्यकता के अनुसार उसको क्या कर लेते हैं हम स्टेप अप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं स्टेप अप कर लेते हैं। जो क्या कहते हैं, जो हमारी क्या होती है स्टेप अप होने के बाद जो हमारी रिसीविंग स्टेशन तक जो सप्लाई पहुंचती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्राथमिक ट्रांसमिशन लाइन। और जो हमारे रिसीविंग स्टेशन से सब स्टेशन तक जो सप्लाई पहुंचती है उसको हम क्या बोलते हैं द्वितीयक ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। द्वितीयक ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। फिर सब स्टेशन से जो गांव तक जो सप्लाई पहुंचती है, गांव में पहुंचती है, औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंचती है, उस सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, उस सप्लाई को हम बोलते हैं प्राथमिक वितरण। क्या बोलते हैं प्राथमिक वितरण या प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर जो गांव में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनसे जो हमारे ग्राहकों तक जो सप्लाई आती है उसको हम क्या बोलते हैं द्वितीयक वितरण बोलते हैं, जो कंज्यूमर तक पहुंचती है। ये हमारे है, ये हमारा छोटा है कि मैंने डायग्राम बनाया है उत्पादन केंद्र का। अब हम पढ़ेंगे हमारा उत्पादन केंद्र क्या होता है, प्राइमरी क्या होती है, द्वितीयक लाइन क्या होती है, प्राथमिक वितरण क्या होता है, सेकेंडरी वितरण क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या है। तो हम एडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पादन केंद्र, इसके बारे में पढ़ेंगे हम उत्पादन केंद्र। तो उत्पादन केंद्र क्या होता है, जहां पे सप्लाई पैदा की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं उत्पादन केंद्र बोला जाता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे जहां पर सप्लाई, जहां पर विद्युत उत्पादित की जाती है, जहां पर विद्युत उत्पादित की जाती है, जहां पर विद्युत उत्पादित की जाती है उसको क्या बोलते हैं उत्पादन केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उत्पादन केंद्र बोलते हैं। इसके अंदर क्या आता है, भारत में मानक उत्पादन, भारत में मानक उत्पादन 11 केवी पर होता है। 11 केवी पर होता है। कितने केवी पे होता है भारत में उत्पादन, 11 केवी के ऊपर होता है। इससे अधिक उत्पादन पर, इससे अधिक उत्पादन पर इंसुलेशन की समस्या आती है। इससे अधिक उत्पादन पर इंसुलेशन की समस्या आती है। इससे अधिक उत्पादन पर इंसुलेशन की समस्या आती है। मानक आवृत्ति, मानक आवृत्ति 50 Hz होती है। मानक आवृत्ति 50 Hz होती है। आवृत्ति में अंतर पूछ लिया था कितना होता है, तो इसके अंदर प्लस माइनस 3% का अंतर आ सकता है। आवृत्ति में कितना प्लस माइनस 3% का अंतर आ सकता है। प्लस माइनस का मतलब है 3% ज्यादा भी हो सकती है और 3% कम भी हो सकती है। इसलिए जो हमारी अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम आवृत्ति हो सकती है हमारी 50 का 3% निकालें तो हमारे पास 1.5 आता है। तो अधिक से अधिक हमारे पास 51.5 Hz हो सकती है। और न्यूनतम हमारे पास कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम हमारे पास हो सकती है, न्यूनतम आवृत्ति जो स्वीकार्य आवृत्ति है वो कितनी हो सकती है, 50 का 3% निकालें तो 1.5 आता है। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 48.5 Hz। तो ये हमारी क्या हो सकता है आवृत्ति में इतना अंतर आ सकता है। ये हमारे पास क्या होता है भाई, ये हमारे पास है उत्पादन केंद्र। तो उत्पादन केंद्र क्या होता है, जहां पे विद्युत सप्लाई पैदा की जाती है उसको उत्पादन केंद्र बोला जाता है। भारत में मानक उत्पादन 11 केवी पर होता है, लेकिन कहीं एक दो जगह पे 33 केवी का भी उत्पादन होता है। लेकिन 11 केवी से अधिक उत्पादन पर हमारे पास क्या आती है, उन इंसुलेशन की समस्या आती है। हमारे इंसुलेशन क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाता है।
और मानक आवृत्ति कितनी होती है इसकी, जो 11 केवी होती है उसकी पैदा होती है 50 HZ होती है। तो पूछा था आवृत्ति के अंदर कितना अंतर आ सकता है, तो जो आवृत्ति होती है हमारी इसमें ±3% का क्या हो सकता है, अंतर आ सकता है। तो हमारी कम से कम कितनी हो सकती है 48.5 और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 51.5। अब हम इस 11 केवी उत्पादन कर लिया है, अब इसको हमने क्या करना है, ट्रांसमिशन करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं। तो दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो हमारे पास जो उत्पादित वोल्टेज होती है वो 11 केवी तक होती है। जब हम 11 केवी का क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, तो हमारी लाइन लॉस क्या होती है, अधिक होती है। इसके द्वारा वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है। इसके द्वारा वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है ताकि उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जा सके, ताकि उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जा सके, ट्रांसमिशन किया जा सके। उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने से लाइन लॉस कम होता है, भारत में ट्रांसमिशन सामान्यतः 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 440 केवी और 765 केवी तक किया जाता है। 765 केवी तक किया जाता है। नोट, अधिकतम ट्रांसमिशन भारत में 765 केवी तक है। हमारा क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के द्वारा क्या किया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, जिससे हमारी क्या होती है, जो ट्रांसमिशन किया जाता है उसमें क्या हो, लाइन लॉस कम से कम हो। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रांसमिशन होता है क्या करते हैं, उसको उच्च वोल्टेज पे ट्रांसमिट किया जाता है ताकि लाइन लॉस कम हो। और भारत में जो ट्रांसमिशन सामान्यतः 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी तक किया जाता है। और अधिकतम हमारे पास कितना है, अधिकतम हमारे पास है 765 केवी तक हम करते हैं, 400 केवी। ये हमारे पास क्या भाई, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है भाई, प्राथमिक ट्रांसमिशन क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, वो पढ़ेंगे हम। अब हमारे पास जो आगे है वो हमारे पास है प्राथमिक पारेषण।
ट्रांसमिशन को हम क्या बोलते हैं? पारेषण बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है? प्राथमिक पारेषण। तो प्राथमिक पारेषण क्या होता है? यह सामान्यतः उच्च वोल्टेज पर किया जाता है। 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 यह 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी और 765 केवी, 765 केवी तक किया जाता है। ये हमारे पास क्या होता है? ये सामान्यतः उच्च वोल्टेज पर किया जाता है। यह 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी और 765 केवी तक किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है द्वितीयक पारेषण। इसके अंदर लिखेंगे यह सामान्यतः 33 केवी पर किया जाता है। सामान्यतः 33 केवी पर किया जाता है। कितने पर किया जाता है? यह सामान्यतः कितने केवी पर होता है? यह सामान्यतः 33 केवी पर किया जाता है। पारेषण लाइन को धारा वहन क्षमता के अनुसार निर्मित किया जाता है। पारेषण लाइन को धारा वहन अक्षमता के अनुसार निर्मित किया जाता है। पारेषण लाइन को धारावहन क्षमता के अनुसार निर्मित किया जाता है। यह केल्विन के नियम अनुसार होती है। केल्विन के नियम अनुसार होती है पारेषण लाइन। तो यह क्या सामान्यतः 33 पर किया जाता है। पारेषण लाइन को धारा वहन क्षमता के अनुसार निर्मित किया जाता है। यह केल्विन नियम के अनुसार निर्मित होती है। किसके नियम के अनुसार होती है? केल्विन के नियम के अनुसार होती है। यह था हमारा पारेषण। अब हमारे पास है प्राथमिक वितरण और द्वितीयक वितरण। अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है प्राथमिक वितरण। वितरण को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। प्राथमिक वितरण। तो प्राथमिक वितरण हमारा क्या होता है? यह सामान्यतः 11 केवी पर किया जाता है। यह सामान्यतः 11 केवी पर किया जाता है। यह सामान्यतः 11 केवी पर किया जाता है। किस पे किया जाता है? सामान्यतः 11 केवी के ऊपर किया जाता है। और ये किसके लिए होता है? यह सब स्टेशन व औद्योगिक क्षेत्र के लिए होता है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए होता है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए
होता है। ये हमारे पास क्या है, प्राथमिक वितरण है। इसके बाद हमारे पास अगला है द्वितीयक वितरण। द्वितीयक वितरण, द्वितीयक वितरण क्या होता है, यह सामान्यतः ये सामान्यतः 440 वोल्टेज हुआ है 220 वोल्टेज पर 220 वोल्टेज पर किया जाता है। वितरक द्वारा वितरण किया जाता है। वितरक द्वारा वितरण किया जाता है। क्या किया जाता है, वितरक द्वारा वितरण किया जाता है और सामान्यतः कितने पर होता है, ये 440 व 220 वोल्टेज के रूप पर किया जाता है। जो गांव में सप्लाई आती है वो इसी के हिसाब से आती है हमारे पास 440 वोल्टेज या 220 वोल्टेज। ये थे हमारे प्राथमिक द्वितीयक वितरण और प्राथमिक पारेषण और द्वितीयक पारेषण। प्राथमिक पारेषण यह सामान्यतः उच्च वोल्टेज पर किया जाता है। यह 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी और 765 केवी पर किया जाता है। द्वितीयक पारेषण क्या होता है, यह सामान्यतः 33 केवी पर किया जाता है। पारेषण लाइन को धारा वहन अक्षमता के अनुसार निर्मित किया जाता है और धारा वहन अक्षमता का नियम किसका था, केल्विन का नियम था। उसके बाद हमने पढ़ा आगे प्राथमिक वितरण, यह सामान्यतः 11 केवी पर किया जाता है, सब स्टेशन व औद्योगिक क्षेत्र के लिए होता है। उसके बाद हमने पढ़ा द्वितीयक वितरण, यह सामान्यतः 440 व 220 वोल्टेज पर किया जाता है, वितरक द्वारा वितरण किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे भाई हमारे पास क्या है, ऊर्जा के स्रोत, उत्पादन के ऊर्जा स्रोत। क्या हमारे पास है, ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत। तो ऊर्जा स्रोत हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला हमारे पास है गैर पारंपरिक। पहला हमारे पास कौन सा है, गैर पारंपरिक, इंग्लिश में बोलते इसको नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, और इसको क्या बोला जाता है, और बोला जाता है इसको अनवीनकरणीय। नवीनकरणीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नवीनकरणीय। दूसरा हमारे पास होता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। कौन सा होता है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज। और इसको बोला जाता है अनवीनकरणीय। क्या बोला जाता है, अनवीनकरणीय। क्या बोला जाता है, अनवीनकरणीय। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं। तो इनके हम नाम लिख लेते हैं हमारे पास, कौन से होते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वो स्रोत होते हैं जिनको क्या अभी भविष्य में खत्म होने की संभावना नहीं होती। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, वायु, सौर ऊर्जा, बायोगैस,
बायोगैस आदि। इसके अंदर हमारे कौन से होते हैं, जैसे थर्मल, थर्मल को क्या बोला जाता है, तापीय, और नाभिकीय, और डीजल। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, अनविकरणीय या गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं हमारे पास। ये थे हमारे ऊर्जा स्रोत कौन कौन से, गैर पारंपरिक और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से है और गैर अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से है। तो हमने इनको तीनों नाम ध्यान रखने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास, हाइड्रो पावर प्लांट, जल विद्युत केंद्र। तो हम क्या करेंगे भाई, जो पानी के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है उसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जल द्वारा विद्युत उत्पादन केंद्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला है, अब हम पढ़ेंगे जल विद्युत शक्ति केंद्र। जल विद्युत शक्ति केंद्र, जल विद्युत शक्ति केंद्र, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम के अनुसार ही हम सारी चीजें क्या करेंगे, समझेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जल विद्युत शक्ति केंद्र का डायग्राम बनाते हैं। कैसे हमारा जल विद्युत शक्ति केंद्र के द्वारा सप्लाई या ऊर्जा पैदा की जाती है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले होता है एक बांध। इसका निर्माण किया जाता है, एक बांध निर्माण किया जाता है। बांध के पीछे हमारा क्या होता है, एक जलाशय होता है। क्या होता है, जलाशय, जिसके अंदर क्या भरा होता है, पानी होता है। ये क्या करता है, पानी को एक्टिव करता है। ये सारी बातें हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे। और इस बांध के बाद हमारा एक लगा होता है सरज टैंक लगा होता है। क्या लगा होता है, एक सरज टैंक लगा होता है। ये सरज टैंक, ये सर्ज टैंक के बाद हमारे पास लगा होता है एक वाल्वो हाउस। क्या लगा होता है, कि हमारे पास लगा होता है वाल्वो हाउस लगा होता है। सर्ज टैंक के बाद हमारे पास क्या लगा होता है, एक वाल्व हाउस लगी होती है। सर्ज टैंक के बाद हमारे पास क्या लगी होती है, एक वाल्व हाउस लगी होती है। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक पेन स्टॉक लगी होती है। क्या लगी होती है, एक पेन स्टॉक लगी होती है। और ये पेन स्टॉक हमारी किससे जुड़ी होती है, पावर हाउस से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, ये हमारे पास किससे जुड़ी होती है, पावर हाउस से जुड़ी होती है। यहाँ पे होती है हमारी हमारी क्या हुई, यहाँ से इस प्रकार से ये जुड़ी होती है। अब हम इनके नाम लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या भाई, हाइड्रो पावर प्लांट का एक सिंपल सा डायग्राम हमने क्या किया है, तैयार किया है। तो सबसे पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं, क्या क्या इनके नाम होते हैं। और उस नाम के बाद हम उनके एक एक बारे में आपको बताएंगे भाई कौन सी चीज का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे होती है
रिजर्वायर, रिजर्वायर। यहां पे ये हमारे पास होती है एड्रेस, इसको क्या बोलते हैं? एड्रेस। ये हमारे पास होता है बांध, ये हमारे पास है बांध। ये हमारे पास है सर्ज टैंक, ये हमारे पास क्या है? सर्ज टैंक है। हमारे पास क्या सर्ज टैंक? ये हमारे पास है वाल्वो हाउस, हमारे पास क्या है? वाल्वो हाउस। ये हमारे पास है पेन स्टॉक, ये हमारे पास क्या है? पेन स्टॉक। ये हमारे पास है पावर हाउस, ये हमारे पास है पावर हाउस। और ये हमारे पास है टेल रेस, ये हमारे पास क्या है? टेल रेस। तो ये हमारे पास ये होता है रिजर्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलाशय। इनके बारे में एक एक चीज के बारे में लिखें, कौन सी चीज का क्या काम होता है। तो ये हमारे पास किसका है? थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट का एक डायग्राम हमने बनाया है। तो इसके अंदर हम चीजें लिखेंगे, क्या क्या चीजें होती है। तो बांध का निर्माण किस लिए किया जाता है? तो इस बांध का निर्माण करने के लिए हमारे पास क्या भाई काफी पैसा लगता है और काफी समय भी लगता है। तो ये हमारे पास होता है जलाशय। और ये हमारे पास क्या है? डैम है, जिसके अंदर क्या होता है? पानी एकत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? पानी एकत्रित किया जाता है। और इसको क्या किया जाता है भाई? काफी मजबूत बनाया जाता है। और इसलिए मजबूत बनाया जाता है ताकि पानी के प्रतिबल को क्या कर सके? सहन कर सके। तो ये क्या है? ये होता है हमारे पास जलाशय या रिजर्वायर। इसके अंदर पानी रहता है, स्टॉक के अंदर है। तो बारिश के मौसम में इसके अंदर पानी क्या होता है? स्टॉक होता है। ये कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार का होता है। इसके बाद हमारे पास ये होता है बांध, जिसके अंदर पानी को क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है। इसके बाद हमारे पास बांध के बाद ये लगा होता है सर्ज टैंक। इसके अंदर से क्या जाता है? पानी। ये हमारे पास पैन स्टॉक लगी होती है। और इस पैन स्टॉक के द्वारा जो पानी डाला जाता है वो टरबाइन के ऊपर डाला जाता है। टरबाइन के ऊपर पानी डाला जाता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। उस पानी के बहाव के या प्रवाह के कारण टरबाइन घूमेगी। टरबाइन घूमने के कारण टरबाइन के अंदर यांत्रिक ऊर्जा पैदा होगी। और उस यांत्रिक ऊर्जा को इसके आगे हमारे पास क्या लगा होता है? अल्टरनेटर लगा होता है। उस अल्टरनेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो हम इसकी एक एक चीज के बारे में लिखेंगे। रिजर्वायर क्या होती है? बांध क्या होता है? सर्ज टैंक क्या होती है? वाल्व हाउस क्या होता है? पेन स्टॉक क्या होता है? पावर हाउस क्या होता है? टेल रेस क्या होती है? और एड्रेस क्या होती है? और टरबाइन का काम क्या है? तो सबसे पहले हेडिंग हमारी है, सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम हमारे पास क्या है? भंडारण जलाशय। भंडारण जलाशय। तो भंडारण जलाशय के बारे में हम लिखेंगे, इसका दूसरा नाम रिजर्वायर है। इसका क्या है? इसका दूसरा नाम रिजर्वायर है। इसमें पानी को एकत्रित किया जाता है। इसमें पानी को एकत्रित किया जाता है। पानी को एकत्रित किया जाता है। वर्षा के मौसम में पानी इकट्ठा होता है। वर्षा के मौसम में पानी इकट्ठा होता है। वर्षा के मौसम में पानी इकट्ठा होता है। यह
यह प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, जलाशय होता है। क्या होता है, जलाशय। तो जलाशय का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, भंडारण। जलाशय का दूसरा नाम होता है हमारे पास रिजर्वायर होता है। इसमें पानी को एकत्रित किया जाता है। वर्षा के मौसम में इसमें क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है। यह प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है। क्या होता है, ये कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों प्रकार का होता है। इसके बाद हमारे पास देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ये हमारे पास जलाशय या रिजर्वायर है। इसको डैम, इसकी डैम को मुख्य विशेषता होती है, डैम के लिए अच्छे प्रकार से तैयार किया जाता है ताकि जब डैम के अंदर पानी की कमी आए तो रिजर्वायर से क्या लिया जाए, पानी लिया जाए। इसलिए क्या होता है, ये संयंत्र की मुख्य विशेषता है। दूसरा हमारे पास हम पढ़ेंगे, जलाशय के बाद हमारे पास है बांध। दूसरा हमारे पास क्या है, बांध। दूसरा हमारे पास है बांध, और बांध को हम क्या बोलते हैं, डैम। यह शक्ति केंद्र का, यह शक्ति केंद्र का, यह शक्ति केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह कंक्रीट, सीमेंट या चीनी मिट्टी का, या मिट्टी का बना होता है, या मिट्टी का बना होता है। यह काफी मजबूत होता है, मजबूत होता है और नीचे से चौड़ा रखा जाता है, नीचे से चौड़ा रखा जाता है ताकि पानी के प्रतिबल को सहन कर सके, ताकि पानी के प्रतिबल को सहन कर सके। इसके द्वारा पानी को पर्याप्त शीर्ष मिल जाता है, शीर्ष ऊंचाई मिल जाती है, शीर्ष मिल जाता है। ये हमारे पास क्या होता है, बांध होता है, जो क्या है भाई, शक्ति केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है, ये शक्ति केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, डैम। यह सीमेंट, कंक्रीट या मिट्टी का बना होता है। यह काफी मजबूत होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, पानी को एकत्रित करके रखता है, और क्या करता है, ये नीचे से चौड़ा बनाया जाता है ताकि क्या हो, पानी के प्रतिबल को क्या कर सके, सहन कर सके।
और इसके द्वारा पानी को क्या भी पर्याप्त शीर्ष मिल जाता है। ये हमारे पास क्या है, बांध है 2 नंबर पे। अब 3 नंबर पे हमारे पास लगा होता है सर्ज टैंक। तो अगला हमारे पास क्या हुई, सर्ज टैंक के बारे में पढ़ेंगे हम। सर्ज टैंक क्या होता है? सर्ज टैंक, तो सर्ज टैंक हमारा क्या है, देख लेते हैं हम सर्ज टैंक। तो ये हमारा सर्ज टैंक है। सर्ज टैंक हमारा क्या है, बांध और टरबाइन के बीच में लगा होता है। इसके टरबाइन और बांध के बीच में लगा होता है। तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, सर्ज टैंक के बारे में? सर्ज टैंक के अंदर लिखेंगे हम, यह एक छोटा जलाशय होता है। यह एक छोटा जलाशय होता है, छोटा जलाशय होता है। यह बांध तथा टरबाइन के बीच, बांध तथा टरबाइन के बीच पेनस्टॉक द्वारा जुड़ा होता है। बीच पेनस्टॉक द्वारा जुड़ा होता है। क्या होता है, पेनस्टॉक द्वारा जुड़ा होता है। क्या होता है, ये एक छोटा जलाशय होता है। ये बांध तथा टरबाइन के बीच पेनस्टॉक द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। इसके 2 प्रमुख कार्य होते हैं। इसके 2 प्रमुख कार्य होते हैं। 2 प्रमुख कार्य होते हैं। तो पहला कार्य किसका, पेनस्टॉक को वाटर एमरिंग से बचाना। पहला क्या है, पेनस्टॉक को वाटर एमरिंग प्रभाव से बचाना। तो पेपर के अंदर पूछा जाता है, पेनस्टॉक को वाटर एमरिंग प्रभाव से कौन बचाता है? तो हमारा कौन बचाता है, सर्ज टैंक। दूसरा क्या होता है, लोड घटने बढ़ने की स्थिति में, लोड घटने बढ़ने की स्थिति में, लोड घटने बढ़ने की स्थिति में पानी की सप्लाई को नियंत्रित करना। पानी की सप्लाई को नियंत्रित करना। दूसरा काम क्या है, जब लोड घटेगा या बढ़ेगा तो उसमें क्या करता है, पानी की सप्लाई को नियंत्रित करता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक छोटा जलाशय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, छोटा जलाशय बोला जाता है। ये हमारे पास क्या है, सर्ज टैंक है। इसके बाद अगला हमारे पास है, हमारे पास नंबर 3 था। नंबर 4 पे हमारे पास है पेनस्टॉक। पेनस्टॉक, तो पेनस्टॉक हमारी क्या होती है, तो पेनस्टॉक हमने देखी थी ऊपर। ये हमारी क्या है, पेनस्टॉक है। क्या ये पेनस्टॉक है, ये बांध तथा टरबाइन के बीच जुड़ी होती है। तो क्या होती है, पेनस्टॉक हमारी क्या होती है, ये टरबाइन तथा बांध के बीच में जुड़ी होती है।
यह एक बंद पाइप होती है। यह एक बंद पाइप होती है। बंद पाइप होती है जो सर्ज टैंक को टरबाइन तथा बांध से जोड़ती है। यह स्टील या कंक्रीट या स्टील की बनी होती है। क्या होती है? यह एक बंद पाइप होती है जो सर्ज टैंक को टरबाइन तथा बांध से जोड़ती है। यह कंक्रीट या स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कंक्रीट या स्टील की बनी होती है। ये हमारे पास क्या? पेन स्टॉक। इसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास है उत्प्लव मार्ग। उत्प्लव मार्ग को इंग्लिश में बोला जाता है स्प्लिट वे। ये क्या होता है? जो हमारा जलाशय होता है उसके अंदर जो अतिरिक्त पदार्थ आते हैं उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। क्या करता है? जो हमारा जलाशय होता है उसके अंदर जो अतिरिक्त पदार्थ आते हैं उनको क्या करता है? बाहर निकालता है। और आवश्यकता से अधिक पानी को भी क्या करता है? बाहर निकालता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे यह आवश्यकता से अधिक पानी को बाहर निकालता है तथा पानी में तैरने वाले पदार्थों को भी बाहर निकालता है। क्या करता है? यह आवश्यकता से अधिक पानी को बाहर निकालता है तथा पानी में तैरने वाले पदार्थों को बाहर निकालता है ताकि वो क्या ना करे? पेन स्टॉक तक ना पहुंचे। बाहर निकालता है ताकि वे पेन स्टॉक तक ना पहुंचे। पानी निकालने के लिए धातु के गेट होते हैं। पानी निकालने के लिए धातु के गेट बने होते हैं। ये हमारे पास क्या हुई? उत्प्लव मार्ग है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिट वे। तो ये हमारे पास क्या होता है? यह आवश्यकता से अधिक पानी को बाहर निकालता है तथा पानी में तैरने वाले पदार्थों को भी क्या करता है? बाहर करता है ताकि वो पेन स्टॉक तक ना पहुंचे। पानी निकालने के लिए किसके? धातु के क्या गेट बने होते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास है वाल्व हाउस। अगला हमारे पास क्या है? वाल्व हाउस। नंबर 6 पे हमारे पास है वाल्व हाउस।
हमारे पास क्या है, वाल्व हाउस। तो वाल्व हाउस का क्या होती है, यह पेनस्टॉक के फटने की स्थिति में, पेनस्टॉक के फटने की स्थिति में प्रचालित होती है। पेनस्टॉक के फटने की स्थिति में प्रचालित होती है और पेनस्टॉक में आने वाले पानी की सप्लाई को रोक देती है। आने वाले पानी की सप्लाई को रोक देती है। यह सुरक्षा उपकरण है, यह सुरक्षा प्रणाली है। ये क्या करती है, पेनस्टॉक को फटने की स्थिति में प्रचालित होती है और उसमें आने वाले पानी के बहाव को क्या कर देती है, रोक देती है, और इसे सुरक्षा युक्ति भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या थी, वाल्व हाउस थी। क्या ये हमारे पास वाल्व हाउस है। इसके बाद 7 नंबर पे हमारे पास है टरबाइन। 7 नंबर पे हमारे पास क्या है, टरबाइन। टरबाइन का काम क्या होता है, टरबाइन का काम होता है भाई, जो इसको ऊर्जा दी जाती है पानी के बहाव से क्या करेगी, घूमेगी और यह क्या कर देगी, इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगी। तो हमारे पास क्या है, हाइट के अनुसार अलग अलग टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। हाइट के अनुसार अलग अलग टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। तो हम लिखेंगे हमारे पास कौन कौन सी टरबाइन होती है और कौन सी हाइट के लिए कौन सी टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। तो यहां से इसे एक साइड लिखेंगे हम सीरियल नंबर। यहां पे हमारी क्या है, टरबाइन, और यहां हमारे पास क्या होगी, ऊंचाई। तो 1 नंबर पे हमारे पास कौन सी होती है, तो जो पहले हमारे पास होती है वो कैपलोन है, वह प्रोपेलर होती है। तो टरबाइन का नाम हमारे पास क्या भाई, प्रोपेलर या कैपलोन। कौन सी, कैपलोन। तो हमारे पास ये 2 टरबाइन है, कौन कौन सी है, प्रोपेलर है और कैपलोन है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसका प्रयोग 60 मीटर तक किया जाता है। कितने मीटर तक की ऊंचाई तक किया जाता है, तो हमारे पास जो प्रोपेलर व कैपलोन टरबाइन होती है उनका प्रयोग 60 मीटर तक की ऊंचाई के लिए किया जाता है। कितने मीटर तक की, 60 मीटर की ऊंचाई तक के लिए किया जाता है। दूसरी हमारे पास है कैपलोन या फ्रांसिस। कौन सी है, फ्रांसिस। तो इसका प्रयोग कितने तक किया जाता है, 60 से 120 मीटर तक। कहां तक है, 60 मीटर से 120 मीटर तक इसका प्रयोग किया जाता है। कितनी ऊंचाई तक किया जाता है, 60 से 120 मीटर तक की ऊंचाई के लिए। तीसरी जो हमारे पास होती है, फ्रांसिस या
पेल्टन, कौन सी, फ्रांसिस या पेल्टन। तो इसका प्रयोग क्या आता है, 120 मीटर से 120 मीटर से अधिक, नहीं तो क्या होता है 120 मीटर से अधिक, इसका क्या क्या था प्रयोग। तो हमारे पास ये 3 टरबाइन होती है, तो जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं अभी, हाइट के अनुसार टरबाइन का प्रयोग क्या आता है, 60 मीटर तक प्रोपेलर तथा कैपलोन का प्रयोग क्या आता है। जब 60 से 120 मीटर तक की ऊंचाई होती है तो कैपलोन या फ्रांसिस का प्रयोग क्या आता है। जब हमारी क्या होती है हाइट 120 मीटर से ज्यादा होती है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रांसिस या पेल्टन टरबाइन का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है 8 नंबर पे हमारे पास जो बचा है वो हमारे पास बचा एड्रेस व टेल रेस। एड्रेस व टेल रेस। तो एड्रेस व टेल रेस क्या होती है, जहां पर पानी एकत्रित किया जाता है तो इसके अंदर लिखेंगे जहां पर पानी एकत्रित होता है, जहां पर पानी एकत्रित होता है जलाशय में वो एड्रेस होती है, एड्रेस होती है, क्या होती है, एड्रेस होती है। जहां पे हमारा क्या भी जलाशय के अंदर जो पानी पीछे एकत्रित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बोला जाता है। और टेल रेस हमारी क्या होती है, टरबाइन के बाद जो पानी विसर्जित होता है, विसर्जित होता है उसे टेल रेस कहते हैं। टेल रेस का मतलब होता है अंतिम। तो ये था हमारे पास वही हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसको दोबारा से हम देख लेते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट का हमने सबसे पहले क्या बना था, डायग्राम बना था, और फिर इसके बाद में जो इसके अंदर हमने चीजें लिखी थी वो सारी चीजें हमने क्या की है, एक एक करके उनके बारे में अध्ययन किया है। तो हमारे पास है जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसके अंदर हमारे ये एड्रेस है, क्या होती है, बांध के पीछे जो पानी एकत्रित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं। इसके बाद ये पहली हमारी थी भाई हमने जो लिखा भंडारण जलाशय, इसका दूसरा नाम क्या है, रिजर्वायर है, और इसका प्रयोग पानी को एकत्रित करने के लिए किया जाता है वर्षा ऋतु के अंदर। ये कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों प्रकार का होता है, और बांध को इसकी क्या होती है, मुख्य जरूरत होती है। इसके बाद 2 नंबर पे हमने पढ़ा भाई बांध क्या होता है, यह जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, बांध होता है। बांध के अंदर क्या जाता है, पानी को इकट्ठा किया जाता है, और इसको सीमेंट या मिट्टी का बनाया जाता है, और ये काफी क्या होता है, मजबूत होता है। इसको नीचे से चौड़ा रखा जाता है ताकि पानी के प्रतिबल को यह क्या सहन कर सके, और इसको क्या किया जाता है भाई, इसका प्रयोग पानी को अधिक शीर्ष मिल सके इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा भाई सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक हमारा क्या होता है, यह टरबाइन तथा बांध के बीच में पैन स्टॉक के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, छोटा जलाशय ही बोलते हैं। तो इसका काम पूछा जाता है, इसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, सर्ज टैंक का काम क्या होता है। तो सर्ज टैंक क्या करता है, जो पैन स्टॉक के अंदर जो पानी आता है उस पानी से इस पैन स्टॉक को वाटर हैमरिंग प्रभाव से बचाता है। दूसरा क्या करता है, जब लोड घटता है या बढ़ता है तो उस समय पैन स्टॉक के अंदर जो पानी आता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर हमारे पास क्या ये वाल्व हाउस है। वाल्व हाउस का काम क्या होता है, पैन स्टॉक के फटने की स्थिति में वाल्व हाउस हमारा क्या होता है, प्रचलित होता है, और जब ये फटने की स्थिति में आती है तो ये पानी के प्रभाव को क्या कर देता है, इसके अंदर से रोक देता है, इसलिए इसको क्या जाता है, सुरक्षा युक्ति कहा जाता है। फिर हमने पढ़ी पैन स्टॉक क्या होता है। तो पैन स्टॉक होती है हमारी लोहे, स्टील या सीमेंट की बंद पाइप होती है जो टरबाइन तथा बांध के बीच में जुड़ी होती है, क्या होती है, बांध तथा टरबाइन के बीच में जुड़ी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा भाई उत्प्लव मार्ग। उत्प्लव मार्ग को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट वे बोलते हैं।
तो क्या करता भाई, जो हमारे इसके अंदर अनावश्यक पानी होता है उसको बाहर निकालने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, तथा पानी में तैरने वाले पदार्थों को भी क्या कर देता है, बाहर कर देता है, ताकि वो क्या ना पहुंचे, पेनस्टॉक तक ना पहुंचे। तो हमारे पास होता है उत्प्लव मार्ग। और उसके बाद हमने पढ़ा भाई टरबाइन। टरबाइन को हम हाइट के अनुसार अलग अलग टरबाइन का प्रयोग करते हैं। तो 60 मीटर तक के टरबाइन का प्रयोग कौन सी होती है, प्रोपेलर या कैपलोन का प्रयोग किया जाता है। 60 मीटर से 120 मीटर तक इसका प्रयोग करते हैं, कैपलोन या फ्रांसिस का करते हैं। और 120 मीटर से अधिक अगर हाइट होगी तो हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्रांसिस या पेल्टन टरबाइन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा भी एड्रेस। एड्रेस थी हमारी क्या भाई, जहां पर पानी को एकत्रित किया जाता है वो थी हमारी एड्रेस। और जो पानी टरबाइन के बाद विसर्जित हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेल रेस बोलते हैं। टेल रेस होता है अंतिम सिरा। तो ये हमने सारी चीजें एक एक करके पढ़ ली। ये हमारे पास है भंडारण जलाशय, इसके बारे में मैंने पढ़ लिया। दूसरा हमारे पास है बांध। इसका दूसरा नाम रिजर्वायर है। इसमें पानी को एकत्रित किया जाता है, वर्षा के मौसम में पानी इकट्ठा होता है। यह प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार का होता है। ये हमारे पास बांध होता है जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। इसकी लागत अक्षमता, इसकी लागत अक्षमता अधिक है। इसको बनाने में जो लागत लगती है वो क्या होती है, इसकी लागत अक्षमता अधिक है। इसको बनाने में क्या हमारे पास अधिक पैसा लगता है, अधिक समय लगता है। इसकी लागत अक्षमता अधिक है। दूसरा क्या है, इसकी प्रचालन लागत सबसे कम है। प्रचालन लागत सबसे कम है। प्रचालन लागत का मतलब है इसको चलाने में हमारा पैसा क्या भाई, सबसे कम लगता है। क्या लगता है, इसको चलाने में हमारे पास क्या लगता है, पैसा सबसे कम लगता है। तो ये हमारे पास था भाई पहला हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये हमारी क्लास नंबर 1 थी। तो ये आप बच्चों को कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब हमारी अगली क्लास आएगी तो हम पढ़ेंगे भाई थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ताप विद्युत केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, उसका डायग्राम कैसा होता है। तो क्लास नंबर 1 आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।